एक रात बगैर गोली चले, बिना अलार्म बजे और ना ही कोई शोर किए इंतहाई कीमती डायमंड्स गायब हो गए। लोग कहते हैं दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं, मगर एंटवर्प डायमंड हाइस्ट ने साबित कर दिया कि नामुमकिन को भी मास्टरपीस बनाया जा सकता है। वेलकम दोस्तों, आज हम एक ऐसी वारदात की डाइसेक्शन करने जा रहे हैं जो आज तक क्राइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री समझी जाती है। एंटवर्प डायमंड हाइस्ट, $100 मिलियन से ज्यादा की चोरी। साल 2003 है और एक टॉप नॉच इटालियन थीव्स की टीम तैयार है दुनिया के सबसे टफ डायमंड वॉल्ट्स में से एक को क्रैक करने के लिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 साल की प्रैक्टिस और प्लानिंग करनी पड़ी, जो शुरू हुई शहर के वेल गार्डेड डायमंड क्वार्टर में इन्फिल्ट्रेशन से। ये थी वो रात जिसे आज हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। ये एक ट्रायंगल स्टोरी है, नेटफ्लिक्स का सस्पेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स और फ्लॉलेस नामी किताब की कंट्रोवर्शियल फ्रॉड थ्योरी। हमारा मकसद है कि तमाम नैरेटिव्स का कंपैरिजन करके हकीकत आपके सामने लाई जाए। क्या ये एक परफेक्ट हाइस्ट थी या एक इंश्योरेंस फ्रॉड? एंटवर्प सिर्फ एक शहर नहीं, ये डायमंड ट्रेड का कैपिटल है और एंटवर्प डायमंड सेंटर का वॉल्ट दुनिया का सबसे महफूज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस समझा जाता था। ये वॉल्ट 10 प्रोटेक्टिव लेयर्स पर मुश्तमिल था। ये डिस्ट्रिक्ट एक फोर्ट्रेस की मानिंद था, जो न सिर्फ हाई सिक्योरिटी एरिया था बल्कि इसे डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन की जानिब से 24/7 विजिलेंस हासिल थी। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल और आर्म्ड सोल्जर्स दोनों ही रेगुलर पेट्रोलिंग करते थे। 60 से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरास के जरिए इस पूरे इलाके की मुसलसल स्क्रूटनी और भरपूर निगरानी की जाती थी। एक 3 टन वजनी और 12 इंच मोटा स्टील का दरवाजा, जिसे ड्रिल करने में एक अंदाजे के मुताबिक 12 घंटे लग सकते थे, और ये लॉक एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से इक्विप था जिसमें 100 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। ये लेयर कई एडवांस सेंसर्स पर मुश्तमिल थी, ड्रिलिंग या हथौड़े की मदद से होने वाली किसी भी वाइब्रेशन का पता लगाने के लिए, वॉल्ट के अंदर किसी भी बॉडी हीट को डिटेक्ट करने के लिए। दरवाजे के इर्द गिर्द नस्ब मेटल प्लेट्स एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती थी जो किसी भी रुकावट पर अलार्म ट्रिगर कर देता था। वॉल्ट के अंदर किसी भी इमोशन को डिटेक्ट करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि अगर लाइट्स उस वक्त ऑन हो जब उन्हें नहीं होना चाहिए। वॉल्ट के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरास भी सरगर्मियों की निगरानी करते थे। वॉल्ट में टोटल 189 लॉकर्स थे और इंडिविजुअली हर लॉकर को खोलने के लिए 2 अलग अलग चाबियां दरकार थीं। इस तमाम सिक्योरिटी का मकसद सिर्फ डायमंड्स को महफूज रखना नहीं था, बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये यकीन दिलाना था कि चोरी नामुमकिन है। लियोनार्डो नोटाबर्टोलो, एक इटालियन जूल थीफ की एंट्री इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सन 2000 में उन्होंने एक ट्रेडर का रूप धारकर डायमंड सेंटर में एक ऑफिस रेंट किया ताकि वो एक इनसाइडर बन सके। उनका पहला मूव था ट्रस्ट। 2 साल तक वो एक काबिले भरोसा मुस्कुराते हुए ट्रेडर रहे, लेकिन पसे पर्दा वो वॉल्ट की वीकनेसेस को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने माइक्रो कैमरास और लिसनिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करके न सिर्फ गार्ड्स के कोड्स और रूटीन्स को रिकॉर्ड किया, बल्कि वॉल्ट डोर के इंटरनल मैकेनिज्म की भी फोटोग्राफी की। ये कोई एक अकेले आदमी का काम नहीं था। लियोनार्डो ने इस हाइस्ट के लिए इंतहाई स्किल्ड लोगों का एक गैंग बनाया और इन टॉप नॉच थीव्स का रिंग लीडर लियोनार्डो था, जिसे बाद में स्कूल ऑफ ट्यूरिन का नाम दिया गया। लियोनार्डो के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ओरिजिनल मास्टरमाइंड एक पुरस्कार शख्स जिसका नाम एलेजेंड्रो था। लियोनार्डो का कहना था ये मुमकिन है कि एक फर्जी नाम हो। इस टीम में 4 इंतहाई माहिर लोग शामिल थे जिन्हें इनके निक नेम्स और स्किल्स से जाना जाता था। द मॉन्स्टर लॉक्स और अलार्म्स का माहिर था और नोटाबर्टोलो के मुताबिक एक फिल्म स्टार की तरह दिखता था। द जीनियस एक हैकर, कंप्यूटर गीक और अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट करने का मास्टर। द की मास्टर चाबियों की लेजर डुप्लीकेट और फिजिकल लॉक्स को खोलने का जिम्मेदार। द स्पीडी तेजी से मूवमेंट करने और सामान ट्रांसफर करने का काम देखने वाला। इनका सबसे फेमस टूल था मेडुसा डिवाइस। ये कोई फिक्शनल चीज नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस थी जिसे वॉल्ट डोर्स के कॉम्बिनेशन को नुकसान पहुंचाए बगैर और प्रिसाइसली डिक्रिप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रिसीजन जरूरी थी ताकि चोरी एक्चुअल हाइस्ट लगे और इंश्योरेंस कंपनी शक न करे।
15 फरवरी 2003 की रात टीम ने अंधेरे का फायदा उठाया। उन्होंने थर्मल इंसुलेशन सूट्स इस्तेमाल किए ताकि इंफ्रारेड सेंसर्स उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। वॉल्ट में एंट्री हॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा खामोश थी। मेडुसा डिवाइस ने कॉम्बिनेशन खोला और उन्होंने वक्त की परवाह किए बगैर वॉल्ट के अंदर के लॉकर्स को खाली करना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सस्पेंस पैदा करता है कि उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर नहीं किया। जब वो निकले तो वॉल्ट में 189 में से 109 लॉकर्स खाली हो चुके थे। $100 मिलियन से ज्यादा की मालियत जो एक वीकेंड के अंदर वैनिश हो चुकी थी। वारदात के बाद पुलिस की पहली प्रायोरिटी थी कि ये मास्टरमाइंड थीव्स दुनिया के महफूज तरीन वॉल्ट में दाखिल कैसे हुए। सिक्योरिटी स्टाफ रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद थे, जिसका मतलब था कि कोई आम रास्ता इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि एजिम डी ब्राइकर की टीम को एस्केप राउट पर एक ट्रैश बैग मिला। ये बैग किसी ने जल्दबाजी में फेंक दिया था और इसमें से एक मॉडिफाइड की भी मिली थी। ये की पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्लू थी। पुलिस के मुताबिक वॉल्ट में दाखिले का सिर्फ एक लूप होल बचता था और वो था गैरेज का रास्ता और इससे मुंसलिक एक वाहिद दरवाजा। जब इस मॉडिफाइड की से वो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो वो खुल गया। लियोनार्डो नोटारबर्टोलो की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे इस लूप होल और चाबी के बारे में कंफर्म किया गया तो उन्होंने एक हैरानकुन इंकिशाफ किया। वॉल्ट में चोरी सिर्फ एक रात का काम नहीं था। हाइस्ट से पहले हम कम से कम 30 बार एंटवर्प सेंटर में आसानी से दाखिल होते और बाहर आ जाते ताकि हम छोटी से छोटी डिटेल पे भी काम कर सकें और इस हाइस्ट को फ्लॉलेस बना सकें। इस स्टेटमेंट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को गहरे शक व शुबे में डाल दिया और वो इस बारे में कुछ भी कंक्लूड करने से अनेबल थे कि क्या ये सिर्फ एक झूठ था या वाकई सिक्योरिटी में इतना बड़ा फ्लॉ मौजूद था। इसी बैग में आधी खाई हुई एक सलामी सैंडविच भी मिली। ये वो फैटल फ्लॉ था जिसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से डीएनए प्रोफाइल निकालकर लियोनार्डो नोटारबर्टोलो की आइडेंटिटी रिवील की। टॉप नॉच थीव्स गैंग का अंजाम एक लंच मिस्टेक से हुआ, लेकिन उनका स्टेटमेंट आज भी एक मिस्ट्री है। आइडेंटिफाई होने के बावजूद लियोनार्डो की गिरफ्तारी का मंजर आयरॉनिक था। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद इसका क्लाइमेक्स बयान करते हैं। नोटारबर्टोलो का गुरूर उसे वापस ले आया। वो एक दिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर वापस एंटवर्प डायमंड सेंटर में आया। जैसे ही मुझे इन्फो मिली हमने फौरन उसे अरेस्ट कर लिया। मास्टरमाइंड लियोनार्डो जो कि घोस्ट की तरह आया था, अपने ही क्राइम सीन पर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अरेस्ट हुआ। लियोनार्डो की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत थी। डीएनए एविडेंस और फोन रिकॉर्ड्स की मदद से पुलिस ने बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रैक कर लिया और गिरफ्तारियां अमल में आईं। लेकिन इस अरेस्ट में एक बहुत बड़ा गैप बाकी रह गया। किंग ऑफ कीज की आइडेंटिटी आज तक अननोन है और वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। लियोनार्डो को सजा हुई लेकिन डायमंड्स आज तक नहीं मिले। $100 मिलियन के डायमंड्स आज भी बेल्जियम की तारीख का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लियोनार्डो नोटारबर्टोलो ने वाइल्ड मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि एक डायमंड मर्चेंट ने उन्हें इस हाइस्ट के लिए हायर किया था। उनका दावा है कि उन्होंने दरअसल तकरीबन $20 मिलियन का सामान चुराया और ये डकैती दर हकीकत एक इंश्योरेंस फ्रॉड का हिस्सा थी। एक्सपर्ट्स नोटारबर्टोलो के इस स्टेटमेंट को प्लॉजिबल नहीं मानते और कहानी का सबसे बड़ा डार्क ट्विस्ट यहाँ आता है। इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर एजिम डी ब्राइकर को 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल डायमंड्स रखने के इल्जामात पर अरेस्ट किया गया और पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। ये वाकया ये सवाल उठाता है कि क्या ये वॉल्ट की हिफाजत करने वाला सिस्टम खुद करप्ट था? क्या ये वारदात करप्शन की इतनी गहराई में थी कि इन्वेस्टिगेटर भी इसका हिस्सा बन गया? एंटवर्प डायमंड हाइस्ट एक अल्टीमेट क्राइम स्टोरी है। ये टेक्नोलॉजी की नाकामी और ह्यूमन एम्बिशन का टेस्टामेंट है। चाहे आप इसे फ्लॉलेस फ्रॉड कहें या ओवर कॉन्फिडेंट हाइस्ट, इसने ग्लोबल डायमंड ट्रेड को हमेशा के लिए बदल दिया। आपका क्या ख्याल है? डायमंड्स कहां गए और लियोनार्डो का फ्रॉड क्लेम कितना सच था? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और ऐसे ही डिटेल्ड डीप डाइव रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।